नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि बिहार ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। कभी भी आरक्षण की बात होगी तो उसमें बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब भाजपा केंद्र में है और भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह आरक्षण विरोधी पार्टी है, और एक समय में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका काफ़ी लंबा साल राजनीति का बतौर मुख्यमंत्री उसी गठबंधन में यानी कि भाजपा के पार्टी के साथ गठबंधन में बीता है। ऐसे समय में जब 2024 का लोकसभा नज़दीक आ रहा है, नीतीश कुमार जी ने अपना गठबंधन भाजपा के साथ तोड़कर राजद के साथ चले गए थे, और तब से बिहार में सामाजिक मुद्दों पर, समाजवादी मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर अन्य राज्यों से हटकर बात हो रही है। जहां अन्य राज्यों में अभी भी हिंदू मुस्लिम पे डिबेट हो रहा है, ऐसे में बिहार में पिछले एक महीने से विकास की बात हो रही है। और उस विकास के क्रम में पहले जाति सर्वे हुआ और कल सदन से, विधानसभा से, बिहार विधानसभा से और बिहार विधान परिषद दोनों सदनों से आरक्षण को पास करके टोटल अब आरक्षण 100% में 75% है। यानी SC ST OBC का आरक्षण मिलाकर 65%, 10% EWS, बाकी 35% अभी भी अनरिजर्व्ड के लिए है। मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले नीतीश सरकार को, RJD जदयू वाली सरकार को मैं बधाई पेश करता हूं कि ऐसे समय में जब पूरे देश में सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर बातें हो रही, ऐसे में हटकर समाज उपयोगी मुद्दे पर चर्चा हो रही। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि इस आरक्षण जो बिहार में आया है ऐतिहासिक रूप से, क्या यह लागू हो पाएगा, पुराने समय में आरक्षण का अनुभव क्या है, एक विद्वान के तौर पर, एक अनुभव के तौर पर हमारे साथ हैं पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। इतिहास में इन्होंने PhD किया है, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही मशहूर टीचर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। अभय जी, बहुत ही संक्षेप में बिंदुवार तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि बिहार के में जो आरक्षण पास हुआ है, भारत की राजनीति को यह कुछ बदल पाएगा? जो समाज में पीछे छूटे हुए लोग थे, क्या वास्तव में वो सामने आ पाएंगे, आगे आ पाएंगे? धन्यवाद धर्मराज जी, आपने मुझे फिर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी, JDU और राष्ट्रीय जनता दल RJD की जो सरकार है उसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अहम फैसला लिया है और उन्होंने रिजर्वेशन जो है वंचितों के लिए, मार्जिनलाइज कास्ट के लिए, जिसमें SC यानी शेड्यूल कास्ट, EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और OBC का जो BC, बैकवर्ड कास्ट BC के लिए जो रिजर्वेशंस है उसको बढ़ा दिया है। ST भी बढ़ा है, ST का कम हुआ है। 2%, हाँ, आबादी भी कम है बिहार। जी जी, तो अब टोटल रिजर्वेशन जो है, मतलब बहुत ही, हम बताएंगे आपको डिटेल्स में बताएंगे, आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी आई है। तो अब ये रिजर्वेशन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए हुआ वो हो गया 65% और 10% EWS के लिए, मैंने सोशली जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए भी है। तो 65 और प्लस 10 75% होंगे। तो सबसे पहले EWS पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशंस जो उन्होंने बढ़ाया है, ये बिल्कुल ही हम इसका वेलकम करते हैं। हमने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर हमने लिख भी दिया है। और ये बात ऐसी नहीं कि मैं आज इसको वेलकम कर रहा हूँ। 2014-15 में भी मैंने एक फॉरवर्ड प्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, डाटा अंडर गार्ड। मैंने वहाँ पर भी कास्ट सेंसस की अहमियत पर जोर दिया और वहाँ पे उन विचारकों की बातों को मैंने उनके साथ असहमति जताई कि जो लोग कहते हैं कि डाटा आ जाने से और कास्ट सर्वे आ जाने से या रिजर्वेशन आ जाने से जातिवाद बढ़ जाता है, ये गलत बात है। क्योंकि समाज में जातिवाद सेंसस आने से पहले और डाटा आने से पहले से ही है। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये कमीशन जो उन्होंने सर्वे बनाने का जो फैसला किया, उस समय भी मैंने अखबार में लिखा था और कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मामले में और इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि ये नीतीश कुमार जी और RJD ने जो वहाँ पे किया है, तेजस्वी ने किया है, ये जो बाकी की जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, जो खासकर हिंदी हार्टलैंड में, उनके लिए एक सबक है। उनको क्या लग रहा है धर्मराज जी कि हिंदुत्व की राजनीति करके, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करके, वो भी बहती गंगा में कुछ उनको भी मिल जाएगा।
लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, और आप भी मेरी बात से हमेशा सहमति जताते हैं, कि हिंदुत्व की राजनीति का नकल करके आप हिंदुत्व को डिफीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप ही की बात को अगर मैं कोट करूं, क्योंकि वो हिंदुत्व के खेल में वो मास्टर हैं। मेरी बात सुनिए, वो एकदम बहुत बड़े योद्धा हैं, आप उनसे जीत नहीं सकते। अब कमलनाथ जी पे भी हमने चर्चा की है कि कमलनाथ जी अब बाबरी मस्जिद को तोड़ने और राम मंदिर के बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये है कि हम तुमसे बड़े हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मणवादी चीज़ करेंगे। और यहाँ तक मैं क्या नाम लूँ, सामाजिक न्याय के भी बहुत सारे नेता जो बिहार के होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि हिंदुत्व को एजेंडे को कई बार आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात याद रखिए कि सामाजिक न्याय की राजनीति से ही सामाजिक न्याय की पार्टियां जीत सकती है, कामयाब हो सकती है, अपने एजेंडे को लागू कर सकती है, लोगों का भला कर सकती है, वंचितों के आंसू पोंछ सकती है। कभी भी वो हिंदुत्व को का नकल करके या बीजेपी को खुश करके या आरएसएस को खुश करके वो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नीतीश और जो तेजस्वी दोनों लोगों का जो एक गठजोड़ है, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब 85% जो पिछड़ा है और जो मतलब SC ST OBC है, माइनॉरिटीज़ है, तो उसको 85% रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आज 65% है, अगर इसको लागू हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लागू होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नर के पास भेजा जाएगा, फिर पता नहीं इसकी पेचीदगियाँ क्या है, ऊपर भी भेजा जाएगा, फिर कोर्ट में भी कोई जा सकता है। तो एक बात आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मिलेगा, कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे अहम बात है कि आपका डिबेट चलना चाहिए, आपके मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हिंदुत्व की जगह पे सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं उस पे बात होनी चाहिए, और इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक और दिलचस्प बात देखिए कि जो बीजेपी जो पिछड़ा विरोधी है, जो बीजेपी जिसको आपको वो मनुवाद को लाना चाहता है, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। मुझे इंडियन एक्सप्रेस में है, ये शायद आप देखिए यहाँ पे इनका बयान आया है, ये नंदकिशोर यादव जी का बयान आया है कि उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय की पार्टियों की कितनी ताकत है कि बीजेपी भी जो है इसको समर्थन करने के लिए आ गई है। लेकिन एक बात हमें और याद रखना चाहिए कि हमें सामाजिक न्याय की बातों को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा कि जॉब बचे हैं क्या। हमें बिल्कुल ये खुशफहमी में नहीं पड़ जाना है कि हमारे जॉब हैं क्या, जॉब को बचाने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है क्या। और बिहार में ही देख लीजिए, जो टीचर्स लोगों की बहाली हो रही थी यूनिवर्सिटी के, वो भी कितने दिनों से कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो जिसका जो हक है उसको मिल जाना चाहिए, लेकिन बहालियों पे क्यों रोक है। सामाजिक न्याय की सरकार के दौरान भी बीपीएससी से बहुत दिनों तक नौकरियों की बहाली हर साल नहीं होती थी। क्यों नहीं हर साल मास्टर की नौकरी की बहाली होती है, क्यों नहीं हर साल टीचर की नौकरी की बहाली होती है, नर्स की नौकरी की बहाली होती है, इंजीनियर की नौकरी की बहाली होती है। तो सामाजिक न्याय की पार्टियों को रोजी रोजगार शिक्षा के ऊपर लड़ना पड़ेगा, तभी वो सत्ता में बैठ पाएंगे। वो घंटी बजा के वो चाहेंगे कि सत्ता में बने रहें तो उनके लिए आसान नहीं होगा। हाँ, कल के सदन के डिबेट में जीतन राम मांझी जी ने बिल्कुल लगभग यही बात कही कि हमें यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार से नौकरियां मतलब नौकरियों में आरक्षण है उसे लागू कर पाएगी कि नहीं सरकार, इस पे सरकार भी, तो उस पे नीतीश कुमार जी बहुत ही क्रोधित हो गए, गुस्सा गए, और उन्होंने कहा कि यह उनका निर्णय गलत था कि जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग किया था। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? यह तो वाजिब एक आलोचना है कि आरक्षण लागू हो जाए, मतलब आरक्षण दे दिया जाए और लागू ही ना कराया जाए। अभी तक है, हम देख रहे हैं केंद्र सरकार में 27% ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन डेटा है कि सिर्फ टोटल 12% ही लागू हुआ है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5% ओबीसी प्रोफेसर्स आ पाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि नौकरियाँ कितनी बची हुई हैं, नौकरियाँ कितनी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल से तो मैं तो इनको बिल्कुल क्लीन चिट तो नहीं दे रहा हूँ कि सिर्फ वादा कर देने। सब याद देखिए, मैं एक ईमानदारी की बात कहूँ तो मुझे याद है कि पिछली बार जब तेजस्वी जी जो थे वो जब इलेक्शंस लड़ रहे थे पिछले विधानसभा में, तो उन्होंने इस बात कही कि 10 लाख नौकरियाँ हम देंगे। लेकिन कहाँ तक दोस्त, उन्होंने बोला कि कैबिनेट के पहले ही शायद सिग्नेचर से इतनी नौकरियां मिलेगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बिहार में 10 लाख नौकरी मिलेगी। यही बात मैं आपको कह रहा था कि जब तेजस्वी जी ने पिछले इलेक्शंस में वादा किया था कि नौकरी मिलते ही पहले सिग्नेचर से शायद कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख नौकरियाँ दी जाएगी, वो नौकरियाँ मिली नहीं। मिली ज़रूर होंगी लेकिन 10 लाख तो नहीं मिली।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं वो सब कुछ अच्छा ही कर रही है, लेकिन जो जीतन राम मांझी जी का जो मतलब सवाल है, जिस तरह से नीतीश जी से कल उन्होंने सवाल किया, मैं बहुत उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भाजपा ने क्या की है, जो भाजपा के आप इतने करीब आजकल दिखे जा रहे हैं, भाजपा ने अपने राज्यों में क्या किया है, भाजपा ने किसी राज्य में क्या रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कही है। यहाँ तक कि नीतीश जी को हमेशा मोदी जी टारगेट ही करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए मांझी जी वंचित समाज से आते हैं, हम सब लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए, मांझी जी को समझना चाहिए कौन लीडर वंचितों के सवालों के साथ खड़ा हुआ है और कौन लोग वंचितों को और पीछे धकेलने के लिए काम कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी की आलोचना कर सकते हैं और मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम देखना चाहिए कि भाजपा क्या कर रही है और सामाजिक न्याय की पार्टियाँ क्या कर रही है। चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन भी जब बीपी सिंह जी ने जब लागू किया था उनकी सरकार ने, तो इतनी आसानी से नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, लोग सड़कों पे आ गए थे, जो पत्रकार थे वो बिल्कुल विरोध में हो गए थे पिछड़ी जातियों के खिलाफ में। इतना आसान सब कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अधिकार जो है ना वो भीख में नहीं मिलता है, अधिकार के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। तो इसलिए उनको भी लड़ना पड़ेगा और नीतीश कुमार को और तेजस्वी को समझना चाहिए कि सिर्फ विधानसभा में पास कर देने से आपने एक मंजिल मतलब आपने पार की है, अभी हजारों मंजिल और है ना। लेकिन वहाँ पे मांझी जी को क्रिटिसाइज करना कह रहे कुछ नहीं होने वाला, और मांझी जी तो ये भी कह रहे हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सब बातें ठीक नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो कुछ भी ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है कि इस तरह से कास्ट सर्वे हुआ है। मांझी जी को डिमांड करना चाहिए कि भाजपा जो कि बिहार में सामाजिक न्याय के इश्यूज के साथ अपने आप को करीब दिखाने की कोशिश कर रही है और इसका वेलकम कर रही है, तो उनके भी जहाँ जहाँ राज्य है वहाँ पर भी रिजर्वेशंस को बढ़ाएं वंचितों के लिए। और अगर नीतीश जी ने 65 किया है तो भाजपा को चाहिए कि 75 कर दे, तब ना माने कि भाजपा जो है सामाजिक न्याय के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध भाजपा ही, और नीतीश जी और तेजस्वी जी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मांझी जी को ऐसे भी सवाल पूछना चाहिए। आप सुन रहे थे कि बिहार में 65% SC ST OBC को आरक्षण दिए जाने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरे देश की मीडिया, खासकर गोदी मीडिया, नीतीश जी को घेर रही है पिछले कई दिनों से। जब से जाति सर्वे की रिपोर्ट आई थी तभी से ही नीतीश कुमार जी सत्ता यानी केंद्र सरकार के निशाने पर हैं और मीडिया के निशाने पर हैं। जबकि सच यही है कि ऐसे दौर में जब समाज को आगे ले जाने की राजनीति पर कहीं कोई बात नहीं सुनाई देती है, ऐसे में अगर कोई नेता, कोई राजनीतिक दल समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी ला रहे हैं, तो उसका मुखालफत करना कहीं से भी जायज़ नहीं लगता। हमारे साथ आरक्षण के लिए नीतीश जी को बधाई दे रहे थे। बधाई दे रहे हैं, हम सब बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर अभय कुमार इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत नामी टीचर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। ये बोल रहे थे कि नीतीश जी को अभी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से यह पास करके आ गया है। मनुवादी ताकतें अपनी पूरी कोशिश करेगी अभी इसको खारिज करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए। कि अभी मनुवादी ताकतें बहुत प्रयास करेंगी, अभी जोर आजमाइश अभी और बाकी हैं, बहुत बाकी हैं। नहीं, खेल शुरू हुआ है, खेल शुरू हुआ है, ये कह रहे हैं। अब देखना है कि भारत के अन्य राज्यों में जो समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों का रुख बिहार के इस आरक्षण में बढ़ोतरी को लेकर आने के बाद क्या होगा। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इसी के साथ मैं आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।